हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, अभी मैंने कल से टेट और सीटेट के आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पहले पूछे गए क्वेश्चन जो एग्जाम में हैं और आगामी एग्जाम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पहला सेट मैंने कल अपलोड किया था। आज उसकी दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आपको आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने किस देश के कोस्ट गार्ड्स के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ाने हेतु समझौता किया है। दोस्तों, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड्स के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ाने हेतु एक समझौता किया है। अच्छा, अब ये समझौता इंडोनेशिया के साथ किया गया है, तो चलिए हम इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया की कैपिटल है कालीमंथन। आप लोगों में से ज़्यादा लोगों को भी ये ही लगता होगा कि जकार्ता है, लेकिन उसकी कैपिटल अब चेंज कर दी गई है। उस कैपिटल को चेंज करने का मेन रीज़न ये है कि जो जकार्ता शहर है इंडोनेशिया का, वो बहुत तेज़ी से समुद्र में डूबता जा रहा है, जिसकी वजह से अब राजधानी को बदलकर कालीमंथन कर दिया गया है। राष्ट्रपति की बात करें तो हैं जोको विडोडो और उपराष्ट्रपति हैं यूसुफ काला। करेंसी है यहाँ की रुपया। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये रुपया है और इंडियन करेंसी है रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत और किस संगठन के बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये शिखर सम्मेलन भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आयोजित किया जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जहाँ पे वर्चुअल शब्द आता है ना, तो आप वहाँ पे जान लीजिए कि ये जो शिखर सम्मेलन होगा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा। ठीक है। अब यूरोपीय यूनियन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन अर्थात यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक समूह है, जिसमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है और जो संघ के लगभग सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में रोम की संधि के माध्यम से, लेकिन 1993 में मास्त्रिक्ट संधि द्वारा इसके आधुनिक स्वरूप की नींव रखी गई। दोस्तों, यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र तथा मानव अधिकारों की उन्नति में योगदान देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भी राहुल जौहरी ने किस संस्था के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों, ये है राहुल जौहरी और इन्होंने अभी बीसीसीआई के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इन्होंने इस्तीफा दिया है बीसीसीआई के सीईओ पद से, तो हम बीसीसीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे आप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में सौरव गांगुली। सचिव हैं अमिताभ चौधरी। पुरुष टीम के कोच की बात करें तो हैं रवि शास्त्री और महिला टीम के कोच हैं तुषार अरोठे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दलाई लामा की बायोग्राफी अभी हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, दलाई लामा की बायोग्राफी तेनजिंग गए तेठांग के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, इस बुक का नाम क्या है ये पूछ सकता है। तो इस बुक का नाम है हिज होलीनेस दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। आपको ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं यही है दलाई लामा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत सरकार द्वारा कुशल लोगों को नौकरी की अवसर तलाशने में सहयोग करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो अभी भारत सरकार द्वारा असीम पोर्टल की शुरुआत की गई है।
अच्छा, हम असीम पोर्टल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। दोस्तों, सरकार ने मजदूरों और उद्योगों के बीच सीधा संबंध कायम करने के लिए इस असीम नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। यह बेरोजगारी से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों और निपुण कामगारों की कमी से जूझ रहे उद्योगों के लिए एक नए अवसर के रूप में सामने आ सकता है। विकास मंत्रालय का यह भी कहना है कि इस पोर्टल के माध्यम से देश में रोजगार के बदलते आयाम की जानकारी लोगों को मिलती रहेगी, जिससे युवाओं के कौशल विकास की रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, इस पोर्टल पर कोरोना के कारण देश विदेश से वापस आने वाले मजदूरों का विवरण उपलब्ध होगा, जिसमें मजदूर का काम करने का अनुभव, वो किस फील्ड में काम करता था और इस समय वह किस स्थान पर रह रहा है, ये सारी जानकारियां इसमें उपलब्ध होंगी। तो आई होप आपको असीम पोर्टल के बारे में इतना समझ आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस प्रदेश में यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षाएं अक्टूबर माह में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यूनिवर्सिटी की जो कक्षाएं हैं जो कोरोना की वजह से रुकी हुई हैं, बंद हैं, उसे अक्टूबर में ऑनलाइन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। अच्छा, अब ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने, तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कुछ राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है वो भी यूपी के साथ सीमा बनाता है। तो कुल मिला के 9 प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने शिल्प कला और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? दोस्तों, अभी कर्नाटक की सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ शिल्प कला और हथकरघा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अब यह समझौता किया गया है कर्नाटक की गवर्नमेंट द्वारा। तो हम कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। साक्षरता दर की बात करें तो 66.6%। कुल जनसंख्या का लगभग 83% वहाँ पे हिंदू हैं, 11% मुस्लिम हैं तथा शेष अन्य धर्मों के लोग हैं। और फ्लिपकार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में, लगभग आज से 13 साल पहले। इसके संस्थापक एवं प्रमुख हैं सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है और 2018 में अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट की लगभग 77% हिस्सेदारी 1.07 लाख करोड़ रुपए में खरीद कर उसका अधिग्रहण कर लिया है। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान की एक शाखा है जिसके द्वारा अभी आंखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह बेंगलुरु में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस संस्था के द्वारा भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ATL ऐप विकास मॉडल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, अभी नीति आयोग ने यह ATL ऐप विकास मॉडल लॉन्च किया है जो कि भारतीय भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करेगी। अब इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने, तो चलिए नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों, नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, जिसने स्थान लिया था योजना आयोग का। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, CEO हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में अगर समझना है तो बस इतना जान लीजिए कि जो योजना आयोग था
उसमें राज्यों की जो भागीदारी होती थी वो लगभग ना के बराबर थी, लेकिन नीति आयोग में राज्यों की परस्पर भागीदारी का ध्यान रखा गया है। ये आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत की गई है। अब ये अदालत की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में, तो चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले कुछ राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से 2000 में अलग होकर अलग राज्य बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों अभी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जिसकी स्थापना 6 जून 2013 में की गई थी, उसके द्वारा यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग शुरू किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की, तो यह जो है भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जो कि निजी क्षेत्र द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 को रोकने के लिए एक बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है तथा इसके अलावा अभी वहां पर शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया, अर्थात लॉकडाउन, हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा जो सोर्स है वो भारत बना है? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के लिए जो एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है वो भारत है। हम यूनाइटेड किंगडम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। क्वीन है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और यूनाइटेड किंगडम जो है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से संयुक्त होकर बना है। यह अटलांटिक सागर, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल तथा आयरिश सागर से घिरा हुआ है। यह है यूनाइटेड किंगडम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व पेपर बैग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पेपर बैग दिवस हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन मलाला दिवस भी मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई जो कि सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली महिला हैं, 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश। ये फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। ये जो ग्रैंड मास्टर पदवी है ये चेस में मिलती है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। WHO द्वारा कोविड-19 की हवा में फैलने की बात कही गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको भी आप देख लीजिए कि WHO द्वारा कोविड-19 की अभी हाल ही में हवा में भी फैलने की बात कही गई है, जिसके तहत अभी WHO ने कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की है। अगला है कि अभी चीन द्वारा रॉकेट कुई झोउ 11 का प्रक्षेपण किया गया जो कि असफल रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।